बेटा आज तक नादिया एडजस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी क्योंकि मैं जिस वक्त शुरू होती है उस वक्त जो है रिदम में नहीं होता। तो खैर अभी सही आ रही है आपको नादिया? ओके, रिकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो जो भी आज का लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला हम इसे यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे साथ साथ। आज हम बात कर रहे हैं जी हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टिंग एंट्रीज की। आई होप अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब आपको समझ भी आया है और आप लोगों ने खुद भी उसको ट्राई किया है। किसी को कोई इशू है किसी भी चीज़ में पहले इससे जो हुआ है, जो भी लेक्चर हमने किया है, तो वो अभी मुझे बता दें ताकि हम उसे डिस्कस कर लें। अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी बेटा। मैम मुझे ये बैलेंस में थोड़ा मुश्किल आ रहा था कि जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, तो इसमें अगर मतलब कोई भी हमसे पूछे कि हमारा जो अकाउंट है आए वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, तो हम उससे कैसे बताएं? मतलब क्योंकि हम उसका सम जो है मतलब एक ही जगह पे लिखते हैं ना। हाँ हाँ तो अगर कोई हम हाँ जी उसके लिए मैं समझ आ गई मुझे आप क्या पूछिए। ऐसा है कि हमने कहा था कि जिस तरह हम कह रहे थे ना कि दो साइड्स हैं, एसेट और एक्सपेंस जो है वो एक ही साइड पे होते हैं, डेबिट साइड वाले हैं। और आपका रेवेन्यूज और आपके लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी ये सारे राइट हैंड वाले हैं। तो जिस साइड पे वो है हमेशा उनका बैलेंस भी उसी साइड पे आता है। ठीक है? तो एसेट जी का मैम। बैलेंस, एसेट जितने भी हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस रखते हैं। ठीक? हाँ, और जितने भी फिर मैम जी फिर मैम जब हम जो है ट्राई बैलेंस अपना बनाते हैं ना, फिर हाँ एट द एंड अगर हमारा जो है क्रेडिट एंड डेबिट साइड की वैल्यू जो है सम अगर बराबर हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया? अगर वो बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने रिकॉर्डिंग में कोई आपका जो है ना मिस्टेक नहीं हुई है। आपने बिल्कुल सही एक्यूरेट रिकॉर्ड किया है और वही एक्यूरेट आपके बैलेंसेस आ रहे हैं। बैलेंसेस में आपके कोई मसला नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है। ओके मैम, तो फिर एक और भी सवाल था कि मेरा कि जब हम जनरल जर्नल बनाते हैं ना, कि अगर उनके टाइटल में मतलब अगर कोई मिस्टेक हो हमारे पास, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो है हमारा एट द एंड जो सम है दोनों साइड के बराबर आए, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? इससे हमारे मतलब बैलेंस अकाउंट टाइप। हाँ, इससे हमारे अकाउंट टाइटल्स पे फर्क पड़ता है। ठीक है? और बैलेंसेस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंसेस तो मैंने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही बात की थी कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ हमें एक ही फायदा देता है कि वो हमारे बैलेंस को चेक करता है। वो हमें ये नहीं बताता कि अगर हमने कहीं अकाउंट में गलती कर दी है वो हमें ये शो नहीं करता। तो वो जो अकाउंट में अगर हमने कोई गलती की है वो हमें बाद में आके कहीं पर वो जो है ना रियलाइज खुद ही होती है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। वरना ट्रायल बैलेंस जो है ना उसमें हमारा कोई भी फायदा उसमें नहीं है कि वो हमें पॉइंट आउट करे कि भाई यहाँ पर इसमें जो है ना गलत है या क्या है। ठीक है? तो जी आप मैम। फिर जी तो अगर कभी ऐसा होता है फिर कि यानी आपके किसी जो है ना अकाउंट टाइटल में गलती हो गई है, तो वो किसी भी वजह से आपके सामने जब आ जाता है तो आप उसको दोबारा रेक्टिफाई करते हैं। और जब रेक्टिफाई करते हैं तो उसके लिए आप हमेशा एक रिवर्स एंट्री पास करते हैं। ठीक है? आगे कुछ हमारे जी टॉपिक्स हैं जिसमें हम वो रिवर्स एंट्री पास करके दिखाएंगे। और वही एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री जहां पर भी आपको कहीं अपने रिकॉर्ड्स में गलती महसूस हो तो आप वो रिवर्स एंट्री पास करके उसको वापस सही कर सकते हैं। तो क्या सही मैम। फिर डिविडेंड को हम मैम एसेट में शामिल करते हैं ना? डिविडेंड आपके एक्सपेंस की तरह एक्सपेंस है, लेकिन ज़ाहिर है एक्सपेंस और एसेट आपके जो है ना एक ही जैसे एक्ट करते हैं, तो वो उनका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी?
अस्सलाम वालेकुम मैम। ये जो पिछला लेक्चर आपने पढ़ाया था जी मैम, ये बहुत कंफ्यूजिंग था ये, क्योंकि बहुत से सारे टेबल बनाने मतलब वो टेबल जो अलग अलग अकाउंट सारे बनाने पड़ते हैं, उसको इसको क्रेडिट, इसको डेबिट, इसको ये, इसको ये, मतलब उसमें थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैम। बेटा, ऐसा है कि उससे पहले वाला जो लेक्चर है आई थिंक वो आपने मिस किया था, है ना? जो हम लोगों ने फोर्थ मैम लेक्चर एक क्लास हुआ था, हाँ हाँ, एक क्लास हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, तो वो मुझे शेड्यूल नहीं था, मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन मैंने वो जो है थोड़ा बहुत उसके रिकॉर्ड लेकर मैंने देखा, लेजर वाला मेरे ख्याल में मैंने मिस किया था। मैंने उसका थोड़ा रिकॉर्डिंग सुना भी, लेकिन मतलब उतना सही नहीं हुआ। एक काम करें, आप एक दफा उसको जो है ना वो फोर्थ वाले लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक दफा, ठीक है? अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको जो है ना अलग से बता दूंगी, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम। चले तो भाई अभी आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ ताकि मेरे कान में आवाज नहीं आती है, तब मैं आराम से आप लोगों को है ना समझा सकती हूँ। जी, तो रिकॉर्डिंग हमारे पास चल रही है। मैं आप लोगों के पास अपना जो है स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। स्क्रीन शेयर किस लिए कर रही हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन कर रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। आई होप वी हैव अ स्लाइड फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज, क्योंकि मैंने इसे चेक नहीं किया, और अगर ना भी हुई तब भी हम उसको जो है पढ़ लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आध स्लाइड्स हमें मिल गई हैं, ये किसी और की स्लाइड है और प्रेजेंटेशन इज अंडर डेवलपमेंट, सही है जी। एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्रीज, जो अगर आप किसी भी अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि जी अकाउंटिंग में सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो क्या है, वो एडजस्टमेंट है। तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेसिक आइडिया है अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज वो होता है कि जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, और ये तो जो है ना हमसे इतना आसानी से हो नहीं सकता, या सवाल जो है ना हमेशा मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस के वो गलत करते हैं। आई विल ट्राई कि आज के लेक्चर में मैं एडजस्टिंग एंट्री को आपके लिए जितना आसान बना सकूं उतना बनाऊं, ताकि आप लोगों का परसेप्शन बकाया स्टूडेंट्स की तरह ना हो कि जी एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो बहुत मुश्किल है। और आई होप कि अभी तक जो अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही हैं उसमें मैंने आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही गया होगा, ये नहीं होगा कि जो है ना सब कुछ ऊपर से गुजर गया। अब एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों आती है, अब देखें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हम लोगों ने जर्नल किया, हम लोगों ने लेजर किया, अब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया है तो जर्नल लेजर को साइड में किया। हम लोगों ने जो है ना लास्ट क्लास में उसका आखिरी स्टेप किया, दैट वाज ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बना लिया और हम लोगों ने देख लिया कि ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या था, सिर्फ ये चेक करना कि हम लोगों ने अभी तक अपने अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी एंट्रीज पास की हैं उसमें हमारे बैलेंसेस एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। हम लोगों ने डबल एंट्री मेथड को पूरी तरह से फॉलो किया है या नहीं किया है। आया कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई कि हम लोगों ने कहीं पे डेबिट ज़्यादा कर दिया हो और क्रेडिट कम किया हो, या क्रेडिट ज़्यादा कर दिया हो डेबिट कम किया हो। उस चीज़ को चेक करने के लिए जो पहली स्टेटमेंट हमने बनाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी वाली थी, वो ट्रायल बैलेंस था। अब जब पहला ट्रायल बैलेंस बन जाता है, अभी तक हम लोग अपने ऑफिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक नहीं पहुंचे हैं, हम जो है इन बिटवीन क्लोजिंग के फर्स्ट स्टेप्स में हैं। अब जब क्लोजिंग आप कर रहे होते हैं, पहला ट्रायल बैलेंस जब आप बना लेते हैं उसके बाद आप एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई वो जरा देखें। हमने कहा था कि जी हम दो तरह की अकाउंटिंग करते हैं, एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरी होती है अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। और अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में ही हम लोगों ने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे अपने, एक था रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल और दूसरा था मैचिंग प्रिंसिपल। दोनों प्रिंसिपल्स का मकसद क्या था कि भाई हम लाजमी नहीं है कि हम अपने कारोबार में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं
वो सारी की सारी कैश बेसिस हो सकता है कि उधार वाले भी हों, और हमारा तो मकसद ही यही है कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट करना है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट करना है तो इसका मतलब है कि आपने ना सिर्फ कैश वालों को बल्कि क्रेडिट वालों को भी, कस्टमर्स को भी पूरी पूरी तरह फैसिलिटेट करना है। तो ये फैसिलिटेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने उन्हें उधार पे चीजें भी देना शुरू कर दी। हाँ, हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग को छोड़ दिया और हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर स्विच कर गए। अब जब अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की बात करें, इसका मतलब ये है कि हमने वहां पर अपने लिए दो प्रिंसिपल्स बना लिए कि यार इस टाइम पे मैं अपने पास अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करूंगा। वो टाइम क्या है? जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि रेवेन्यू आप उस वक्त रिकॉर्ड करो जब आपने अपने तरफ से सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश इनफ्लो। कि भाई किस वक्त आपको पैसे मिलेंगे उसकी परवाह ना करें, बस आप उसको उस वक्त अपने पास रिकॉर्ड करें जिस वक्त आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस आगे वाले को प्रोवाइड कर दिया है। पहला प्रिंसिपल ये था। दूसरा प्रिंसिपल था एक्सपेंस के लिए, जिसमें वो कहता था कि मैचिंग प्रिंसिपल। वो कहता था कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू आप रियलाइज कर रहे हो, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं, आप उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू में से माइनस करें। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने उसी वक्त इसको, उसी अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने से पहले पहले आपने उस एक्सपेंसेस को भी उस रेवेन्यू में से माइनस करना है। भले वो एक्सपेंसेस आपने पे आउट कर दिए हैं, एडवांस में दिए हैं या फ्यूचर में देने हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज फॉर द रेवेन्यू, कि अगर आपने एडवांस में आपको रेवेन्यू किसी ने दे दिया है, फ्यूचर में देना है, या एट द जिस वक्त उसने आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस हासिल की उसी वक्त हाथों हाथ आपको कैश की सूरत में दिया, उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको आप एग्जैक्टली इग्नोर करते हैं। आप सिर्फ क्या करते हैं, आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये करने का मकसद ये था कि आपके पास एक ही टाइम में आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी रेवेन्यूज हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे आपके पास आपको पता चल जाए कि यार इस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने जितना भी काम किया, मैंने इतने रेवेन्यूज कमाए और इतने मेरे एक्सपेंसेस हुए। इसका मतलब है कि इस अकाउंटिंग पीरियड के ऑपरेशंस की वजह से मुझे इतना फायदा या नुकसान हुआ। ये चीज मालूम करने के लिए हम, क्योंकि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे चल रहे हैं और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अपना प्रॉफिट और लॉस भी एग्जैक्टली मालूम करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं। अब नाम से जैसे इसके जाहिर है कि एडजस्टमेंट यानी किसी भी चीज को सही करते हैं या बराबर करते हैं, ठीक है। अब ये सही या बराबर किस चीज को कर रहे हैं, अब जरा वो देखें। शुरू से बताने का मकसद ये था कि अक्रूवल बेस का मतलब है कि कुछ पैसे हम लोगों ने, कुछ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो एडवांस में हुआ है, कुछ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ऑन द बेसिस ऑफ कैश हुआ है, एट द स्पॉट हुआ है, और कुछ कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्यूचर में किसी डेट पर होगा। अब जो एट द स्पॉट कैश की सूरत में हमें मिला है वो तो ठीक है जी, वो तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, कैश डेबिट हुआ और जो भी हमारा चीज थी वो हमारी क्रेडिट हो गई, जो भी सेल थी वो क्रेडिट हो गई, ठीक है। ये तो आसान सा एक है ना ट्रांजैक्शन है जो हम लोग अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो हमें एडवांस में मिले थे या वो जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं या फ्यूचर में जिनको हमने देना है, उन तमाम एंट्रीज के लिए, उन तमाम सिनेरियोज के लिए जहां पर हम लोगों ने उधार पे कोई चीज दी है या उधार पे कोई चीज ली है, या जिसके लिए हमने एडवांस में पैसे दिए हैं या एडवांस में पैसे किसी से लिए हैं, या फ्यूचर में किसी को हमने पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं, उन तमाम सिनेरियोज के लिए हम क्या करते हैं जी, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट और किसी चीज के लिए नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इन चार सिनेरियोज के लिए होती है, जहां आपने पहले पेमेंट कर दी या पहले पेमेंट ले ली, या जहां आप बाद में पेमेंट करेंगे या बाद में पेमेंट लेंगे। ये चार सिनेरियोज है। अगर मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दूं तो मैं कहूं कि जी एक प्री है, एक पोस्ट है। जैसे आपका मोबाइल है, एक प्रीपेड है, एक पोस्टपेड है। प्रीपेड जहां आप पहले कार्ड डालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, पोस्टपेड जहां आप पहले यूटिलाइज करते हैं, बाद में उसका बिल पे करते हैं।
तो एडजस्टिंग इन्हीं दो सिनेरियोस की होती है, एक प्री की एक पोस्ट की। और हमें पता है कि जी हमारा काम किसके साथ है, रेवेन्यू और एक्सपेंस के साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना है। तो हम एडजस्टमेंट करते हैं किसकी है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की करते हैं, और दोनों सूरतों में करते हैं, यानी प्री में भी करते हैं और पोस्ट में भी करते हैं। एडजस्टमेंट में आपको कभी भी और कोई अकाउंट नजर नहीं आएगा, आप हमेशा जो है एडजस्टमेंट इन्हीं दोनों चीजों की कर रहे होते हैं। अब जरा देखते हैं कि जी ये लॉरेंस साहब कैसे इसको बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई एडजस्टिंग एंट्रीज के हिसाब से कुछ सर्टेन अकाउंट्स हैं जिनके बैलेंसेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अप टू डेट हो जाते हैं। अब ये वही अकाउंटिंग बैलेंसेस हैं जो हमने बात की कि जी जिसका अभी तक हमें पता नहीं है या जिसका अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो हम कहते हैं कि जी कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने पहले कभी अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम कहते हैं कि जो अनरिकॉर्डेड है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एडजस्टमेंट का हिस्सा है। और कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो ओके ये बहुत ही ज्यादा कोई आगे पीछे जा रहा है तो इसको छोड़ ही देते हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद पढ़ लें। हमें एक आदत आप लोगों के लिए एक अलग से चले अकाउंटिंग साइकिल वाले एक्सेल को खोल लेते हैं और यहीं पे हम इसे आगे लेक्चर भी नोट करते हैं और वो भी करते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज याद रखें हमेशा दो सिनेरियोज में होगी। एक जो है हम कहते हैं कि अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, जो अनरिकॉर्डेड एंट्रीज हैं उनको हमने एडजस्ट करके रिकॉर्ड करना है, और कुछ ऐसी हैं जो पहले रिकॉर्डेड हैं उनको हम लोगों ने अब हिस्सा करना है, उनका अपोर्शन करना है। अभी थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया है, इसको यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था और यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। Now it will make more sense. अपोर्शन करने का क्या मतलब है, ये वो सारी एडवांस पेमेंट्स जो आइदर हमें रिसीव हुई हैं या जो हम लोगों ने पे की हैं। अब अपोर्शन करने का क्या मतलब है कि यार जो हमें एडवांस में रिसीव हुई हैं तो उसके बदले में जितनी हम लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं हम उसका उतना हिस्सा निकाल के उसे रेवेन्यू के तौर पर लिख लेंगे और बकाया को हम लोग वहीं पर रहने देंगे। और अगर वो एक्सपेंस है तो हो सकता है कि कुछ एक्सपेंस हम लोगों ने ऐसे हैं जो हम लोगों ने पहले से पेमेंट की हुई है उसके लिए, तो उस पेमेंट के ऊपर जितना हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया वो अपोर्शन किया और बकाया हम लोगों ने वहीं पे रहने दिया। तो अपोर्शमेंट का मतलब ये है रेवेन्यू के लिए और एक्सपेंसेस के लिए। जब हमें एडवांस पेमेंट कोई करता है और हमें कहता है कि जी ये चीज आप अपने पास ये पैसे ले लें और इसके बदले में हमें ये सर्विसेज आपसे चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं, हम उसको एज ए अर्न्ड रेवेन्यू के तौर पर लिखते हैं। हम अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, एज ए लायबिलिटी है। एक दफा जरा मैं इसको इसके दरमियान में थोड़ा गैप पैदा कर देती हूँ ताकि यहाँ पर हम कुछ और जो है आपके लिए जी दोबारा बात करते हैं जरा कि अपोर्शमेंट किस चीज की होती है जी, एडवांस पेमेंट्स की होती है। जिसने भी आपको एडवांस पेमेंट दी है या जिसको आपने एडवांस पेमेंट की है उस तमाम चीजों को एडजस्ट हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके हिस्से बनाते हैं। अपोर्शमेंट का मतलब है हिस्से बनाना। हम उसके हिस्से बनाते हैं और उसमें से जितने जो है रेवेन्यू हमने अभी वाकई कमा लिए हैं उसे हम लोग अपने रेवेन्यू के तौर पर कन्वर्ट कर देते हैं
और जितने भी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने वाकई में इस्तेमाल कर दिया है, तो हम उसे एक्सपेंसेस यूटिलाइज्ड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, बकाया जो है ना वैसे ही छोड़ देते हैं। अब जरा इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ। भाई आपके पास जो है प्रीपेड जो है आपका मोबाइल का अकाउंट है। आपने महीने के शुरू में अपने पास 500 का कार्ड डाला। वो 500 का कार्ड कंपनी ने अपने पास एज ए अनअर्न्ड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड किया और आपने उसके पास एज ए प्रीपेड के तौर पर रिकॉर्ड किया। अब ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कंपनी के लिए एज ए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? कि अभी तक कंपनी ने उसके बदले में आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है। ये जो 500 का कार्ड आपने लोड किया है अपने पास, कंपनी के लिए ये एज ए लायबिलिटी है और इसने उसको अपने पास कैसे रिकॉर्ड किया है? एज ए अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। अब ये लायबिलिटी उसके पास है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में उसने जब भी आपने उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करना है तो कंपनी के ऊपर फर्ज है कि वो आपको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करे, क्योंकि पैसे तो आपने पहले से दिए हुए हैं, कार्ड तो आपने अपने पास डाला हुआ है, सही। जबकि आपने जब इसे अपने पास रिकॉर्ड करना होगा तो आप इसे अपने पास कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप कहेंगे कि ये मेरा एसेट है। एसेट है जब आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद है, आपके पास जो है ना कॉल करने के लिए बैलेंस मौजूद है, भले आप किसी को कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके दिल को तसल्ली रहती है कि जी आपके पास एक चीज मौजूद है। आप जब चाहेंगे अपना फोन उठाएंगे, आप किसी को भी कॉल कर सकेंगे। यही वजह है कि जिस वक्त आपके बैलेंस नहीं होगा आप जो है ना बेचैनी महसूस करते हैं। भले आप किसी को फोन करना है नहीं करना है, लेकिन बेचैनी अपनी जगह मौजूद है कि मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो ये जो एक्सपेंस है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी 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 बोले। मैम यहाँ पर पता नहीं कौन है, वो लेक्चर के दौरान क्या लेक्चर के दौरान क्या कर रहा है कोई? मैम अभी भी मैं पर कोई रिमूव कर रहा है। मैं अभी बात कर रहा था, रिमूव किया किसी ने, पता नहीं कौन रिमूव कर रहा है। यार ये किसको किसको जो है ना ये मसला शुरू हुआ है? बेटा आपने क्लास नहीं लेनी है, जो भी आप क्लास नहीं लेनी है तो यू फील फ्री टू नो ओ वे, जहाँ जाना है वहाँ चले जाए, लेकिन दूसरों को तंग नहीं करे ना। मैम आप हम सबको अटेंडे बना दे। अटेंडी बनाने की मैं कोशिश वहाँ पे कर रही थी, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पर जब मैं आप लोगों को जो है ना वो डालने की कोशिश करती हूँ तो वो जो है एरर देता है मुझे। आई डोंट नो अभी इस वक्त चलते हुए कहाँ से आपको अटेंड। ओके मैं कैसे ना मैं आपकी मीटिंग शेड्यूल कर रही थी, वहाँ से एक ऑप्शन है अटेंडी बनाने का, लेकिन वहाँ से कभी होता नहीं है। मैं आप सबको सब मेरे ख्याल से एक मैच्योर जगह पर मौजूद हैं। आप लोग BSBA भले BSBA है, लेकिन है तो आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट, तो वी ऑल एक्सपेक्ट कि यू गाइस आर गोइंग टू एक्ट मैच्योरली। अगर यही वाली हरकतें करनी है बेटा तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर तो बॉदर ही ना करें ना कि यहाँ तक आने के लिए। आराम से जो है अपने घर में जो भी आप काम कर रहे हैं वही काम करें, फिर आके जो है ना बकाया लोगों के क्लास को खराब मत करें। आप सब
एज एन अटेंडी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त 16 लोग हैं मेरे पास। आई होप जो कर रहा था वो खुद ही गायब हो गया होगा बीच में। ओके, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे जी, हम लोग पढ़ रहे थे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में। तो हमने कहा कि जी जिस वक्त आप अपने पास एक कार्ड लोड करते हैं उस वक्त कंपनी वाले उसे एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो उसे एज ए अनअर्न्ड रेवेन्यू के तौर पर अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जिस वक्त आपने जो है ना अपने पास कार्ड लोड किया, आप उसे एज ए प्रीपेड बैलेंस अपने पास लिखते हैं। अब ये प्रीपेड बैलेंस है या फिर आपने कोई घर किराए पे लिया और उसको एडवांस पेमेंट की है, तो वो भी क्या है, वो एडवांस रेंट भी आपका इसी जगह पे आ जाता है। एज ए सेकेंड एग्जांपल, जब आप एडवांस देते हैं रेंट का, वो भी आपका क्या है, एसेट है। हालांकि ये है क्या, रेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन आपने पहले से ही पेमेंट कर दी है, यानी अब आपने 3 महीने की है, 4 महीने की है, तो वो आपके लिए एज एन एसेट ट्रीट होगा, क्योंकि अब आपको उसके बदले में 3-4 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है? अब ये चीज ये आ जाती है आपके एडवांस वाले हिस्से में। यही काम यहाँ पर भी होता है, जहाँ पर हम लोग पोस्ट पेमेंट करते हैं। और पोस्ट पेमेंट में क्या होता है, जरा ये भी देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। पोस्ट पेमेंट की बात होती है, अब मेरे पास पोस्ट पेड है। पोस्ट पेड में मुझे बिल आता है तकरीबन 1st ऑफ एवरी मंथ, और पेमेंट के लिए जो है ना कोई ऐसा सच उन लोगों ने डेडलाइन नहीं दी हुई है। तो इफ आई एम गुड इनफ तो मैं जो है ना 10 तारीख तक उसको जो है पेमेंट कर दूंगी और वो मेरा कनेक्शन चलता रहेगा। लेकिन अगर मैंने 10 तारीख तक पेमेंट नहीं भी की, तब भी मेरे पास एक क्रेडिट लिमिट है, जितना एडवांस पेमेंट मैंने उसके लिए की हुई है वो उस क्रेडिट लिमिट तक मुझे चलने देंगे। उसके बाद वो मुझे मजबूर करेंगे कि जी आप पेमेंट करें बाय ब्लॉकिंग माई कॉल्स। तो ये जो पोस्ट पेमेंट्स है इसमें होता क्या है, इस वक्त कंपनी पूरे महीने में जितनी भी मैं कॉल्स कर रही हूँ, ये जून के महीने में मैंने जितनी भी कॉल्स की हैं उसे वो अपने पास एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करती जा रही है। अब ये रेवेन्यू उसको मिला नहीं है, ये उसका अकाउंट रिसीवेबल बनेगा। तो ये जो महीने का एंड आएगा, जब 30 जून आएगा, तब वो क्या करेंगे, इसे अपने पास एज एन एसेट रिकॉर्ड कर देंगे। और एसेट वो कौन सा वाला एसेट होगा, अकाउंट रिसीवेबल। वो मुझे बिल भिजवा देंगे और अपने पास उसे उसे एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर। जबकि मैं जब 30 जून आएगा, तो अगर मैं अपने जो है ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हूँ, तो मैं इसे एज ए बिल पेबल, इस एक्सपेंस को एज ए बिल पेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर दूंगी। या मैं इसको क्या करूंगी कि मुझे बिल रिसीव हो जाएगा, तो पेमेंट तो अभी तक मैंने नहीं की इसकी, तो मैं इसे क्या करूंगी, और पेमेंट अभी करनी भी नहीं है, 10 तारीख तक मेरे पास टाइम है, मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे एज ए लायबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर दूंगी। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, या अगर मुझे बिल अभी तक मिला भी नहीं है, तब भी अकाउंटिंग कहता है कि जी मुझे तो अब अपने पास रिकॉर्ड करना ही करना है ना। जिस वक्त मैंने इसकी पेमेंट करनी है वो अलग बात है, मैंने इसको अपने पास रिकॉर्ड करना है, तो मैं इसे उस वक्त अपने पास एज ए बिल पेबल के तौर पर लिख लूंगी। अब हुआ क्या, और ये मेरी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। देखें दोनों सिनेरियो एक दूसरे, जो अनअर्न रेवेन्यू था, जहां हम लोगों ने पहले पेमेंट की, वो कंपनी के लिए लायबिलिटी थी, और जहां हमने बाद में पेमेंट करनी है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। जहां पर हमने पहले एक्सपेंसेस के लिए पे कर दिया था वो हमारे लिए एसेट था, और जब कंपनी बाद में पोस्ट कंडीशन में हम हमें जो है ना बिल कर देती है, अपने पास उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देती है, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। अब ये सारी चीजें हुई क्या कि
ये वाली कंडीशन, ये वाला सिनेरियो भी हमें समझ आ गया, ये वाला सिनेरियो भी समझ आ गया। अकाउंटिंग में हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं अब जरा देखते हैं। करना क्या है हमने, अब हमने देखना है कि जी जिस वक्त ऐसे काम हुए थे, यानी ये वाला कोई भी ऐसा रेवेन्यू था जो एडवांस में हमें दिया गया था, उस वक्त हम लोगों ने उसको कैसे रिकॉर्ड किया था, और अब हम उसको कैसे जो है दोबारा से गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि भाई इस वक्त क्लोजिंग के टाइम पे हमें क्या उसको करना चाहिए, क्या वो कोई जो है ना एक्शन हमसे मांगता है कि यार इसके ऊपर हम कोई काम करें। अगर मांगता है तो वो हमने करना है, अगर नहीं मांगता है तो छोड़ देंगे उसको, कोई मसला नहीं है। जरा देखिए कि जो है ना ये हमसे मांग रहा क्या है, जरा ये देखिए। सपोज कि जब अभी अपॉर्चमेंट की बात आ रही है, अपॉर्चमेंट या अपोर्शन करना, अब ये वो बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि जी जब महीने का स्टार्ट हुआ, आपने अपने पास जो है एक 500 का कार्ड डलवाया। अब जब वो ये 500 का कार्ड है, कंपनी से अपने पास कैसे रिकॉर्ड करी, अब ये एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी से अपने पास रिकॉर्ड करेगी कैश और अच्छा जी, कंपनी से रिकॉर्ड करेगी कि कैश टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। अमाउंट क्या डालेगी, 500 जो है वो और 500 जो है वो क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। ये है वो एंट्री जो कंपनी उस वक्त अपने पास पास करेगी जिस वक्त हम लोगों ने उसे एडवांस पेमेंट कर दी है। अब इसी वक्त देखिए, इसी वक्त हम लोगों ने भी अपने पास क्या किया है जी, एक एंट्री पास की है इसी 500 को अपने पास रिकॉर्ड करने की। और कैसे रिकॉर्ड किया हम लोगों ने उसको, अब जरा देखते हैं। हमने इसे अपने पास लिखा होगा कि जी ये क्या है, प्रीपेड है, और इसके बदले में हमने क्या दिया है, कैश दिया है। 500 ये और 500 ये शो कर रही हैं कि जी हम लोगों ने पेमेंट जो एडवांस की है वो हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और कंपनी ने उसको कैसे रिकॉर्ड किया। दोनों अलग सिनेरियोज हैं, दोनों तरीके से हो सकता है, सही है। अब जब बात आती है कि जी ये तो कोई भी तारीख थी ना, हो सकता है हम लोगों ने ये कौन सी तारीख पे किया था, 5 जून को किया था, और 5 जून को ही जो है ना मैं हमने भी उसे अपने पास रिकॉर्ड किया था और कंपनी ने भी उसे अपने पास रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन अब बात हो रही है कि जी अब जो है जो टाइम आ गया है वो 30 जून का है, यानी क्लोजिंग का टाइम आ गया है। क्लोजिंग के टाइम पर हमने कहा कि जब पहला ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया है, अब हमने उसकी क्या करनी है, हम लोगों ने उसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री किस तरह से होगी, कंपनी उसको कैसे रिकॉर्ड करेगी, आप जरा देखते जाए। अब कंपनी 30 जून को कैसे उसे रिकॉर्ड करेगी। लेट्स सपोज कि पूरा जो महीना गुजरा उसमें हम लोगों ने उस 500 में से सिर्फ 200 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल, सिर्फ 200 का बैलेंस इस्तेमाल किया, तो कंपनी देखेगी कि यार मेरे पास लाइबिलिटी है जिसमें 500 रुपए पड़े हुए हैं, और थ्रू आउट जो मेरा महीना गुजरा है उसमें इस बंदे ने सिर्फ जो है उसको उसमें से 200 रुपए इस्तेमाल किए हैं। तो वो उसे अपने पास कैसे रिकॉर्ड करेगी, वो कहेगी कि यही वाला अनअर्न्ड रेवेन्यू जब बढ़ा था, लायबिलिटी है, जब बढ़ा था क्रेडिट हुआ, अब वो क्या है, अब वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अपोजिट चला जाएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू। और हाँ, ये कन्वर्ट किस में होगा, रेवेन्यू में। अर्न्ड रेवेन्यू, अर्न्ड रेवेन्यू लिखें जिससे आपको आसानी हो, उस तरह से इसको मेंशन अनअर्न्ड रेवेन्यू। और अब वो अनअर्न्ड रेवेन्यू कितना है, 200 का है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हम लोगों ने 500 का बैलेंस इस्तेमाल किया था
500 का बैलेंस डलवाया था। जिस वक्त डलवाया था उस वक्त कंपनी ने उसको कैश अनअर्न रेवेन्यू के तौर पर एज ए लायबिलिटी के तौर पर अपने पास लिख दिया। और जब क्लोजिंग की बारी आई, जिस वक्त वो कंपनी अपने रिकॉर्ड सारे एडजस्ट कर रही थी, तब उसने रियलाइज किया कि जी जो बकाया जो भी अमाउंट थी उसमें से सिर्फ 200 रुपए का बैलेंस हमने इस्तेमाल किया और 300 हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया कि उस 500 में से 200 रुपए कम कर दिए। ऑफ कोर्स अगर हम इसका लेजर बनाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जी लेजर में क्या होता है। हम कहेंगे कि ये अनअर्न रेवेन्यू है। आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ दोबारा से। ये अनअर्न रेवेन्यू है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो अनअर्न रेवेन्यू या लायबिलिटी है। हमने कहा कि जी 5 जून को इसका बैलेंस क्या था, 500 था। और 30 जून को कंपनी ने रियलाइज किया कि हम लोगों ने इसमें से 200 रुपए इस्तेमाल कर लिए हैं। तो अगर इसका बैलेंस यहाँ पर एंड में निकलेगा तो वो कितना होगा, 300। ठीक है, ये इसका लेजर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बगैर लाइनों के बनाए हैं तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक, अनअर्न रेवेन्यू चेंज कर दिया। अब ये हुआ क्या है, ये प्रोसेस हुआ क्या है, अपॉर्चमेंट हुई है, अपोर्शन किया है, पोर्शन बनाया है। 500 में से 200 का पोर्शन अलग कर दिया जो इसकी वजह जो इसके ख्याल में हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था और जिसको अब वो अपने पास हक से रेवेन्यू के तौर पर रियलाइज कर सकता है कि उसने उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। अब यही चीज जिसको उसने रेवेन्यू के तौर पर अपने पास अपोर्शन कर दिया, हम भी उसे अपने पास अपोर्शन करेंगे। हम उसे अपोर्शन कैसे करेंगे, एज एन एक्सपेंस करेंगे, क्योंकि पहले वो हमारे पास एसेट था, लेकिन अब जब हमने उसमें से 200 का बैलेंस इस्तेमाल कर लिया है तो उस एसेट में से वो 200 क्या हो गए जी, माइनस हो गए। अब वो माइनस हुए हैं, उसकी भी एक एंट्री पास होगी और वो एंट्री हम कब पास करेंगे, हम 30 जून को पास करेंगे। हम लिखेंगे भाई हम लोगों ने क्या किया है, ये जो प्रीपेड बैलेंस है ये पहले एसेट था तो बढ़ा, डेबिट हुआ, अब ये कम हुआ है, कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। और इसके बदले में यहाँ पर हमारे पास अब क्या आना चाहिए, मैं इसे प्रीपेड एक्सपेंस का नाम दे देती हूँ। या फिर प्रीपेड बैलेंस एक्सपेंस का नाम दे दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको कम्युनिकेशन एक्सपेंस का नाम दे दें, कोई मसला नहीं है, जो भी आप तो कहलाना चाहेंगे। मैंने कहा कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रीपेड बैलेंस था मेरा, वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, कम्युनिकेशन एक्सपेंस में। और अब इसकी अमाउंट क्या है, 200 यहाँ और 200 यहाँ। वही चीज है जो ऊपर हुई, वही चीज है यहाँ नीचे भी हुई। उसने जैसे रिकॉर्ड किया था अपने पास वैसे ही हमने भी उसे रिकॉर्ड किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने इसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, हम लोगों ने उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। ठीक, ये सिनेरियो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि जी अपॉर्चमेंट सिर्फ रेवेन्यू में नहीं होती, एक्सपेंस में भी होती है। अभी जरा आ जाए इसी तरह, इसी एग्जांपल को लेके आ जाए इस तरफ, पोस्ट पेमेंट्स की तरफ। आज जब हम लोग पोस्ट पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जी ये जो कंपनी थी, जो भी हमारी कंपनी है, इसका हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसकी जो है सर्विसेज रिसीव की है थ्रू आउट जो हमारा काउंटिंग पीरियड था। हम लोगों ने इसको जो है ना इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद आखिरी टाइम, अब यहाँ पर इसे हम अनरिकॉर्डेड एंट्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट अकाउंटिंग पीरियड ये चीज चलती रही, ना हमने इसको रिकॉर्ड किया ना इसका हम लोगों ने जिक्र किया। अब इसकी एग्जांपल सिर्फ ये फोन नहीं हो सकता, इसकी एग्जांपल बहुत सारी चीजें। आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड में पूरे महीने आप अपना टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज जो आप पूरा महीना इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसकी पेमेंट जो है बिल आने के बाद करते हैं, वो सारी की सारी क्या है, थ्रू आउट अकाउंटिंग पीरियड
वो अनरिकॉर्डेड रहती है। थ्रूआउट अकाउंटिंग पीरियड उसका कोई भी जिक्र नहीं होता, लेकिन जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड एंड होने वाला होता है, हमने उसको भी अपने पास रिकॉर्ड करना होता है। जिस तरह से हम लोग एडवांस पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरह पोस्ट पेमेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। एडवांस पेमेंट का सिर्फ किस्सा ये होता है कि वो पहले से रिकॉर्डेड होती है, उसको हम लोग अपोर्शन करते हैं, जबकि पोस्ट पेमेंट्स पहले से रिकॉर्डेड नहीं होती, उसका किसी को पता ही नहीं होता है। वो उस वक्त रिकॉर्ड होती है जिस वक्त हम लोग अपने पास अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्लोज कर रहे होते हैं। आप जरा देखें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। हम कहते हैं कि जी पूरा महीना गुजरा, मैंने जो है अपना फोन तकरीबन इतना इस्तेमाल किया कि उसका बिल 1500 बन गया। अब ये 1500 बिल मुझे भी पता है और कंपनी को भी पता है, जोंग वालों को, कि भाई सानिया ने जो है ना 1500 के जो है ना बिल बना लिया है कॉल से, एसएमएस के थ्रू, और या जो भी उन्होंने किया। अब जब 30 जून आई, इससे पहले इसने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ये वाली जो है पहले से रिकॉर्ड हुई हुई है। इसीलिए देखें कि ये 5 जून को भी रिकॉर्ड हुआ था, 30 जून को इसको हम लोगों ने दोबारा अपॉर्शन किया। ये वाली एंट्री मैंने पहले कहा कि दीज आर अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, यानी इससे पहले ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, हम 30 जून को उसकी एंट्री बनाएंगे। हम कहेंगे कि जी 30 जून को कंपनी कहेगी कि जी मेरा बिल रिसीवेबल है में रेवेन्यू के मद में बिल, ये मुझे अपने पास मेरे पास भिजवा देगी कि जी आपके अगेंस्ट कितना बिल बन गया है, 500 का बिल बन गया है। और ये पेमेंट किस वजह से है, किस चीज के लिए है, ये जी हमारी रेवेन्यू है कि हम लोगों ने इसकी अगेंस्ट आपको सबमिट कर दी है, और अब आपने क्या करना है जी, आपने उसकी जगह पर हमें पेमेंट करनी है। तो ये वाली एंट्री सिर्फ उसने क्या करना है, अपने पास रिकॉर्ड करनी है, जो पहले उसके पास रिकॉर्ड नहीं थी। अब जब वो ये रिकॉर्ड कर लेगा, देखिए ये बिल रिसीवेबल है, लाजमी नहीं है कि उसने 30 तारीख को भेजा तो 30 तारीख को ही मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन ये है कि उसने अपने पास 30 तारीख को इसे रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब है कि आज के दिन में 30 तारीख को जब क्लोजिंग होगी तो ये बिल उसमें एज ए रेवेन्यू शो हो रहा होगा, तो उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये चीज शामिल हो जाएगी कि जी ये वाला बिल भी है। अब भले वो कैश में उसे किस वक्त मैं अदा करती हूँ, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जब मैं अपने पास इस चीज को, मैं अपने अकाउंट्स को जब क्लोज कर रही होंगी, तो मैं भी देखूंगी कि यार तमाम जो मेरे एक्सपेंसेस है वो मैंने अपने पास रिकॉर्ड किए, तो उसके साथ ही मुझे याद आएगा कि यार मेरा टेलीफोन का बिल भी तो है ना, वो मैंने पे नहीं किया है, लेकिन उसका भी तो मेरे पास एक्सपेंस है। तो मैं कहूंगी कि जी ये मेरा कम्युनिकेशन एक्सपेंस है। सेम नाम जो मैंने पहले इस्तेमाल किया वही वाला इस्तेमाल कर, मेरा कम्युनिकेशन एक्सपेंस है। और क्योंकि ये मैंने पे नहीं किया है, ये सिर्फ मैं अपने पास क्या कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, मेरा बिल पेबल हो जाए। और बिल पेबल जब बना तो ऑफ कोर्स ये मेरी लायबिलिटी है जिसको मैंने फुलफिल करना है और जिसके बदले में मैंने पेमेंट करनी है। तो मैंने इसे कैसे रिकॉर्ड किया, 1500 टू 1500। बात क्लियर हुई कि जी यहाँ पर मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया, उसने भी रिकॉर्ड कर लिया, ना मैंने पेमेंट करनी है ना उसने आज के आज ही मुझसे पेमेंट लेनी है, लेकिन हम लोगों ने उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया ताकि मेरे इस महीने के खर्चे में ये भी शामिल हो जाए कि जी ये 1500 रुपये भी हैं जो इस महीने के खर्चों में शामिल है और इसकी पेमेंट मैंने करनी है। उसने रिकॉर्ड कर दिया ताकि वो ये मेंशन कर सके कि जी ये रेवेन्यू है जो मैंने जनरेट किया है इस महीने, अभी तक मुझे उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। जबकि लायबिल जब एडवांस पेमेंट्स की बात कर रहे थे, उसने पहले उसे रिकॉर्ड किया हुआ था, अब उसने उसका सिर्फ वो हिस्सा जो उसने रेवेन्यू के तौर पर अर्न कर लिया है, उसने उसे उससे अलग कर लिया। जबकि हमने वो एक्सपेंसेस जिसके लिए हम लोगों ने पहले से पेमेंट की हुई थी,
अब उसका एंड में हम लोगों ने सिर्फ उसका वो हिस्सा उसमें से काट दिया जो हम लोगों ने वाकई में इस्तेमाल कर लिया है, और जब ये वाकई में इस्तेमाल किया हुआ जो है ना वो कट जाएगा उससे, तो ऑफ कोर्स हमारे पास पीछे हमारा अपने पेमेंट, हमारा अपना बैलेंस रह जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ख़वातीन और हज़रात, क्या अटेंडी बनने के बाद आप लोगों की आवाज़ें भी बंद हो जाती है? यस मैम। अच्छा, आवाज़ भी बंद हो जाती है। अच्छा जी, तो हाँ, मैंने कहा शायद आप लोगों को आवाज़ें भी बंद हो गई हैं। बिल्कुल ही आप लोगों को जो है हाथ पांव बांध के बिठा दिया अटेंडी के तौर पे। किसे बर्दाश्त करें कि मैं सानिया क्या बोल रही है। अच्छा, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ना एडजस्टिंग एंट्रीज का मकसद समझ आ गया कि भाई मकसद ये है कि क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग पे चल रहे हैं और हम लोगों ने कुछ चीज़ों के लिए एडवांस में पेमेंट की भी होती है या ली भी होती है, कुछ चीज़ों को हम लोग बाद में पेमेंट करते हैं या बाद में पेमेंट लेते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग एडजस्ट कर दें ताकि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अब कोई भी खामी ना रहे। यहाँ तक हमें पता है कि जब हमने पहला ट्रायल बैलेंस बना लिया, उससे पहले मैंने कहा कि जी ट्रायल बैलेंस जब बना यानी इसके बाद अब और कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होगी, यानी कोई भी कैश बेसिस ट्रांजैक्शन या कोई भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो बनाते हैं हम लोग उस वक्त है कि जब हमारा सारे बिजनेस एक्टिविटीज खत्म हो गई, अब हम लोग सिर्फ आराम से बैठे हैं अपने रिकॉर्ड्स को बंद करने के लिए। तो यहाँ पर जब ये एडजस्टिंग हम लोगों ने की, तो ये वाली ट्रांजैक्शंस, सिर्फ ये वाली ट्रांजैक्शंस जो यहाँ आपको इस कलर में पता नहीं कौन सा वाला कलर है जो नजर आ रही है, ये ट्रांजैक्शंस की है, ये एडजस्टमेंट कहलाती है। ये आएंगी वहीं जर्नल में, लेकिन ये सारी की सारी एक ही तारीख पे होंगी, और वो तारीख वो होगी जिस तारीख पे हम लोगों ने क्या किया है, अपनी अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। और हम इसके नीचे लिखेंगे कि जी टू रिकॉर्ड the adjustment for unearned revenue, to record the adjustment for prepaid balance, whatever the description you want to write you can write। ठीक है, ये जब हमने कर लिया, ये सारी ट्रांजैक्शन जब एक साथ ही आपके जर्नल पे शो होंगी, तो कोई भी अगर उसे खोल के देखेगा उसे पता चल जाएगा कि जी क्लोजिंग थी, और क्लोजिंग के वक्त इन लोगों ने ये जो एंट्रीज एक ही तारीख पर एक ही टाइम पर जो है ना पास की गई हैं, ये सारी की सारी उनकी क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज है। आ जाए जी जरा एक क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कि जी क्वेश्चन में क्या है। चैप्टर 2 ही था। चैप्टर 2 में आई होप कि हमारे पास कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो अभी भी मुझे पता नहीं किसने रिमूव किया, अभी अभी पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं मैम। कैसे रिमूव किया? अभी तो हमने आप सबको जो है ना वो अटेंडी के तौर पे बना दिया था। फिर कौन आई है डोंट जो नो मैम, अभी भी मुझे रिमूव किया गया, पता नहीं किसने किया। अरे जो बाद में आए हुए हैं इनको भी हम लोग जरा करें, अटेंडी बना देते हैं। मैम मेरा वो सवाल था कि मिसाल के तौर पर रेवेन्यू जो है, हाँ हमने मिसाल 500 रुपये का वो अपने पास रखा था, तो उनकी जो मतलब 200 जब खर्च हो गया, तो उस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने 500 लिखा था, तो फिर वो 300 क्या वहाँ पर वो ख़त्म होंगे, मतलब क्योंकि उसके डेट जो है अकाउंटिंग पीरियड के साथ हो तो डेट उसका ख़त्म होता है, या नहीं वो रहेगा हमारे पास? वो रहेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले कहा था ना कि वो हमारा क्या है, एसेट है। एसेट। हाँ एसेट है, तो एसेट तो जो है ना वो है ना जिनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर भले इसमें से 500 में से जो है ना 200 निकल गए, लेकिन 300 का बैलेंस इसका अगले महीने में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके मैम। अच्छा, अभी जरा देखते हैं हम आपकी कोई एडजस्टमेंट वाली। इस चैप्टर में मेरे ख्याल से सारी जो आपकी है जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 में मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक है। तो हम लोग इससे अगला वाला चैप्टर खोलते हैं, उसमें ज़रा देख लेते हैं।
यानी चैप्टर 2 जो है वो अभी मेरी तरफ से बंद हो गया है। चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस अब आप लोग खुद करेंगे। समझ में आ गई? हम लोग जो है ना एडवांस हो गए। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर 3 का अलग जी 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 क्या हो गया? वो मैं ये कह रहा था कि वो सारे मतलब इतने पहले पहुंचे वो भी खुद करें। बेटा एक दो कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा ना आसानी हो जाएगी। एक दो क्वेश्चंस अगर सॉल्व ओ, करेंगे समझ आ जाए ना कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। लाजमी नहीं है कि सारे करें, लेकिन इतना करें कि सर खलास हो जाए। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा हम इसको चैप्टर 2 असल में आपकी बुक में चैप्टर 3 है। हम आ रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 पे बुक के। आपके लिए वो चैप्टर नंबर 3 होगा। इसकी हम लोग जरा एंड में क्वेश्चंस खोलते हैं और फिर मैं आफ्टर क्लास इस चैप्टर को अलग करके आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी, ताकि आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें तो एटलीस्ट उसके पीछे आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हो और आप वहां से जो है क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। जी तो आ गए जी यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है। प्रॉब्लम्स चेक करते हैं कि प्रॉब्लम्स में किधर पे जो है इसकी एडजस्टमेंट आ रही है। यहाँ से शुरू होकर प्रॉब्लम्स में जी पहला क्वेश्चन ही आपका जो है एडजस्टमेंट का है। अब जरा देखें कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, क्या हमसे मांग रहे हैं। हम जरा उसको देख लेते हैं। चैप्टर इसके कभी भी आपके पास जब क्वेश्चन आता है पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसका एडजस्टमेंट उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि वो क्वेश्चन में आपसे मांग क्या रहा है। ठीक है, कह रहा है फॉर ईच ऑफ द अबव नंबर्ड पैराग्राफ्स प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन। इफ नो एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड एक्सप्लेन व्हाई। ये कह रहा है कि जी हर जो भी इन लोगों ने हमें डेटा दिया हुआ है, 8 सिनेरियोस दिए ऊपर, उस 8 की आपने क्या करने हैं जी, एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। और अगर कहीं पे एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं हो रही है तो उसकी वजह भी बताएं कि क्या मसला है, क्यों नहीं हो रही। अगला देखें कि क्या है 4.1 ए है ये क्वेश्चन। हम इसी के नीचे बल्कि यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं 4.1। ये कह रहा है कि फ्लोरिडा पाम्स काउंटी कंट्री क्लब एडजस्ट इस अकाउंट मंथली। एक चीज याद रखें कि हो सकता है हम जो है जब क्लोजिंग करते हैं हम दो काम करते हैं, या तो हम लोग पार्शियल क्लोजिंग करते हैं या हम लोग जो है ना कंप्लीट क्लोजिंग करते हैं। पार्शियल क्लोजिंग का मतलब ये है कि हो सकता है मैं चाहूँ कि मैं हर महीने के एंड में अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करूँ, यानी एडजस्टिंग एंट्री उनके पास करूँ। लेकिन ओवरऑल जो अपने अकाउंट्स है वो मैं क्लोज जो है 6 महीने बाद करूँ, तो वो कम्प्लीटली मेरी डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे 6 महीने कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँ, 6 महीने के एंड में एडजस्टमेंट भी करूँ और क्लोजिंग भी करूँ, या अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ हर महीने के आखिर में एडजस्टमेंट करूँ और 6 महीने बाद उसकी ओवरऑल अपने तमाम अकाउंट्स की क्लोजिंग कर दूँ। ठीक है, अगर हम लोग साथ साथ जो है ना, अगर बहुत ही लेंथी पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड हमारा, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो इन बिटवीन एडजस्टमेंट करती रहती हैं ताकि उनको बाद में उनके लिए हेक्टिक ना हो। अब फ्लोरिडा पाम्स जो है वो क्या कर रही है, ये कह रहे हैं कि फ्लोरिडा पाम्स कंट्री क्लब एडजस्ट इस अकाउंट मंथली। क्लब मेंबर्स पे देयर एनुअल dues in advance by January 4. The entire amount is इनिशियली क्रेडिटेड टू अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज। ये इसने आपको पूरा सिनेरियो बताया हुआ है कि भाई ये कंट्री क्लब है, पाम्स कंट्री क्लब है, ठीक है, फ्लोरिडा का। वो क्या करता है, हर महीने अपने अकाउंट को एडजस्ट करता है। उस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सालाना जो भी उनकी फीस होती है वो हर साल के जनवरी 4 तक एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, पूरे साल के लिए एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। ये जो पेमेंट है ये फ्लोरिडा अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करता है, अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज के नाम से रिकॉर्ड करता है।
और हर महीने के आखिर में वो देखता है कि जी कितनी अमाउंट इसकी ऐसी है जो अनअर्न्ड से अर्नड रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई है, और जो अर्न रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई होती है वो उसको कैसे अपने पास रिकॉर्ड करता है, मेंबरशिप ड्यूज अर्नड। अब guests of the club normally pay green fees before being allowed on the course। जितने भी गेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीन फीस देते हैं ताकि उसके बाद ही उनको जो है ना इजाजत मिलती है कि वो कोर्स में शामिल हो सकें। The amount collected are credited to green fee revenue at the time of receipt। जिस वक्त वो ये पेमेंट करते हैं उस वक्त जो है ना फ्लोरिडा उसे कैसे रिकॉर्ड करता है, एज ए ग्रीन फी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करता है। यानी यहाँ पर अब इसके पास आप देखें दो तरह के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, एक वो रेवेन्यू जो वो अपने मेंबर्स से ले रहा है, और एक वो रेवेन्यू जो वो गेस्ट मेंबर्स को फैसिलिटेट करके ले रहा है, और दोनों रेवेन्यूज को वो अलग अलग नाम दे रहा है। Certain guests, however, are billed for green fees at the end of the month। कुछ गेस्ट ऐसे हैं जिनको वो ग्रीन फीस के लिए एडवांस में पेमेंट उनसे नहीं लेते, वो महीने के आखिर में उन्हें क्या करते हैं, बिल भिजवा देते हैं कि जी आपका ये बिल है। The following information is available as a source for preparing adjusting entries at December 31st। 31 दिसंबर को ये क्या कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है हमें जिसको हम लोगों ने एडजस्ट करना है। ये बात याद रखें कि ये कह रहा है कि मंथली एडजस्टमेंट है, इसका मतलब है कि अगर इससे पहले कोई भी एडजस्टमेंट हुई है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि एक महीने में इस अकाउंट्स में से कितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि पहली एग्जांपल, salaries earned by golf course employees that have not yet been recorded or paid amount to 9600। कह रहा है कि जी पूरा महीना गुजरा लेकिन अभी तक ना हमने उनको सैलरीज पे की हैं और ना ही हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है। ये कौन सी वाली एंट्री है, अनरिकॉर्डेड एंट्री है। ठीक है, ये वो एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है जो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी करना है और पेमेंट हम उसकी बाद में कभी भी कर देंगे। तो अब जरा मैं इसे अगर अपने पास रिकॉर्ड करूं तो मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करूंगी कि भाई 31 दिसंबर है, फिलहाल बगैर उसके चल रहे हैं, बगैर अगर आप लोगों को कोई इशू ना हो तो बाद में फिर इसमें लाइनें बनाते हैं। हम कहते हैं कि जी सैलरीज एक्सपेंस है जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हम उसे क्या करें, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्योंकि अभी मैंने पे नहीं किया है, सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसे क्या कहूंगी, सैलरीज पेएबल। ठीक, कितनी अमाउंट थी, 9600 की। नीचे हमने लिख दिया कि जी रिकॉर्ड सैलरीज अर्न्ड बाय द मंथ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओए क्या कर दिया मैंने, जी यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही कोई बड़ी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख दी है जो हमारी नहीं समा रही है इसके अंदर। हाँ जी, क्या किया हम लोगों ने, हमने इसे रिकॉर्ड किया कि जी 31 दिसंबर को ये सैलरीज एक्सपेंस है हमारा और सैलरीज पेबल है। यानी यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं सैलरीज को जो उन्होंने अर्न कर दी है। अब जरा देखें दूसरी एंट्री, that the Temple University golf team used Florida Palms for a tournament played on December 30th of the current year. At December 31st, the 1800 owed by the team for green fees had not yet been recorded or billed. एक और यूनिवर्सिटी है टेम्पल यूनिवर्सिटी जिसके गोल्फ टीम जो थी उसने फ्लोरिडा पाम्स के पास जो है अपना एक टूर्नामेंट अरेंज किया 30 दिसंबर को, और 30 दिसंबर को टूर्नामेंट हुआ तो जाहिर है ये उनके मेंबर्स नहीं थे, इन्होंने सिर्फ क्या किया है, एज ए गेस्ट मेंबर
गेस्ट के तौर पर उनको फैसिलिटेट किया है। और ये जो दूसरा रेवेन्यू है ये कौन से वाले हिस्से में आएगा, ये ग्रीन फी रेवेन्यू जो हम लोग पहले बात कर रहे थे। अब ये कह रहा है कि जी 30 तारीख को उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने जो है ना इनके ज़मीन इस्तेमाल की है, उसके ऊपर टूर्नामेंट करवाया है। 31 दिसंबर को क्योंकि एक ही दिन गुजरा था तो ना ही उनको जो है ना इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ना ही इन्होंने उनको बिल दिया है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब हमने क्या करना है कि 31 दिसंबर को क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को लाजमी इसको भी अपने पास रिकॉर्ड करना है। हम इसे कैसे लिखेंगे, जो इन्होंने पहले लिखा हुआ था कि ग्रीन फी रेवेन्यू के तौर पर हम इसे लिखेंगे, तो हम इसे कहेंगे कि जी 31 दिसंबर है और है क्या, एक मिनट, ये है क्या ग्रीन फी रेवेन्यू। पहले हम इसे इस तरह से लिख देते हैं कि दिस इज अवर रिसीवेबल, ठीक, या अगर चाहे तो उसे सिर्फ फी रिसीवेबल कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किस मद में है जी, ग्रीन फी रिसीवेबल, ग्रीन फी है, ये ग्रीन फी रेवेन्यू है। क्यों इसे मैंने यहाँ पर रेवेन्यू के तौर पे लिखा, क्योंकि सर्विसेज तो वो हमसे ले गए, हम लोगों के पास पूरा हक है कि हम इसे अपने पास एज ए रेवेन्यू के तौर पर लिख लें। और क्योंकि पैसे अभी हम लोगों को मिले ही नहीं है और ना ही हम लोगों ने उनको बिल भेजा है, तो मैं इसे सिर्फ यहाँ पर अपने पास कैसे लिख रही हूँ, फी रिसीवेबल रहेगा। उस वक्त हम इसको जो है ना चेंज कर देंगे किसमें, कैश में। कितना है ये, 1800 है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू earned to Tampa यूनिवर्सिटी थी ना, हाँ ठीक हो गया। आ जाए तीसरे पे, ये कह रहे हैं मेंबरशिप ड्यूज अर्न्ड इन दिसंबर और collections received in January amount to 1,06,000। ये कह रहा है कि जितने भी आपने मेंबरशिप ड्यूज थे जो आपने 4 जनवरी को रिसीव किए थे, उसमें से दिसंबर में आपने कितने अर्न किए हैं, 1,06,000। हमें पता है कि जिस वक्त ये वहां पर थे जनवरी में रिकॉर्ड किए गए थे, उस वक्त इन्होंने इसको कैसे रिकॉर्ड किया था, अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज में। और अब हम लोगों ने इसे अर्न कर लिया है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेंबरशिप ड्यूज में। तो मैं इसे कैसे अपने पास रिकॉर्ड करूं जी, 31 दिसंबर को क्या हुआ है, मेंबरशिप ड्यूज हैं जो कि पहले लायबिलिटी था, बढ़ा था तो क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। अब घट रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। और हम इसे अब चेंज कर देंगे अपने रेवेन्यू में। अब दिसंबर में जाके इसको हम लोगों ने फाइनली अर्न कर लिया है और अब हमारे पर उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम उसे रेवेन्यू के तौर पर रियलाइज कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड द ड्यूरिंग द मंथ, हो गया। फिर आ जाते हैं जी अगले, यहाँ ये कह रहा है क्वेश्चन जो आपके सिनेरियो नंबर 4 है, इसमें ये कह रहा है depreciation of the country club's golf carts is based on an estimated life of 15 years. Depreciation of the country club's golf carts is based on an estimated life of 15 years. The carts had
originally been purchased for 1,80,000. The straight line method is used. जी, क्या कह रहे हैं कि जो ओरिजिनली इन लोगों ने परचेज किया था डेप्रिसिएशन, हाँ, इनके गोल्फ कार्ट्स हैं, ये इन लोगों ने कितने में खरीदे थे? 1,80,000 में खरीदे थे। और जब खरीदे थे उस वक्त इन लोगों ने एस्टिमेट लगाया था कि ये 15 साल तक कारामद रहेंगे। अब क्योंकि इन लोगों ने हमें खरीदने की तारीख यहाँ पे नहीं दी हुई है, इसका मतलब है कि ये अभी तक डेप्रिसिएट हो रहा है, वरना ये यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने नीचे वाला बताया हुआ है कि क्लब हाउस बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1925 एंड इज फुली डेप्रिशिएटेड, यानी 1925 में इन लोगों ने क्लब हाउस के लिए जो बिल्डिंग बनाई थी, जो अभी तक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह इन लोगों ने डेप्रिशिएट कर दिया है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पहले एसेट्स में पढ़ा था कि जी वो तमाम एसेट्स जो इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होने के साथ साथ उनकी यूजफुलनेस में कमी आती जाती है, और ये जो कमी आने का अमल है, इससे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन अगर वो टेंजिबल एसेट्स है, अमोर्टाइजेशन कहते हैं अगर वो इंटेंजिबल एसेट्स है, और डिप्लीशन कहते हैं अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज है। डेप्रिसिएशन आगे हम लोग जाके बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, एक हल्का सा टच दे रहे हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड को, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड की बात की है। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे करता है? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि जी इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि जी, फॉर्मूला कहता है कि कॉस्ट में से माइनस करो सैल्वेज वैल्यू, और फिर इस तमाम को डिवाइड कर दो, और ये कहाँ चला गया, हाँ, इस तमाम को डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड लाइफ से। ये है इसका फॉर्मूला। जहां पर भी सैल्वेज वैल्यू से, या सैल्वेज वैल्यू का मकसद क्या है? सैल्वेज वैल्यू का मकसद है कि जिस वक्त हम जब भी कोई चीज, देखिए अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी एसेट परचेज करते हैं, हम उसकी यूजफुल लाइफ को भी एस्टिमेट करते हैं। ये एस्टिमेशन इसलिए की जाती है ताकि, क्योंकि हम लोगों ने मैचिंग कॉन्सेप्ट से को चलाना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें पता है कि क्या मकसद है उसका, कि जी जैसे जैसे आप रेवेन्यू रियलाइज कर रहे हैं, तो उस रेवेन्यू को रियलाइज करने के लिए जो जो आपके पास खर्चे हो रहे हैं उसे भी आप अपने पास रिकॉर्ड करते जाएं, यही मकसद था वहां पर। तो डेप्रिसिएशन भी इसीलिए की जाती है ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैच किया जा सके, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अपना काम चला सकें। अब कहने की बात क्या है कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने पहले परचेज कर लिए, वो डायरेक्टली जो है उस वक्त नहीं, जो है ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं थे, हम लोगों ने उसे पहले से परचेज कर लिया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वो चीजें जो बहुत मोस्ट डायरेक्टली उसमें हमारे ऑपरेशंस में यूटिलाइज होती हैं, या जो कम होती हैं, हमें पता चल जाता है कि जी इतना हम लोगों ने खर्च कर दिया, इतनी रह गई है, वो तो होता ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े एसेट्स हैं जिसको हम लोग इतनी आसानी से बता नहीं सकते कि यार ये कितना इस्तेमाल हो गया, कितना रह गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस इस्तेमाल करते हैं, और वो अजम्पशंस क्या है जी? डेप्रिसिएशन उसी का एक पार्ट है। अब डेप्रिसिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लोगों ने कोई नई चीज खरीदी, हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये चीज हमारे लिए कितने अरसे तक कारामद रहेगी, और इस कारामद रहने के बाद जब हम इसे बेचेंगे या किसी कहीं पे सोल्ड आउट करेंगे, उस वक्त हमें इसमें से कितनी अमाउंट मिलेगी, के बदले में हमें कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये जो सैल्वेज वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये सैल्वेज वैल्यू असल में वो अमाउंट है। बाद में जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तो आपको सैल्वेज वैल्यू की जगह एक और लफ्ज भी नजर आएगा जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर तो कहीं पे क्वेश्चन में आपके पास सैल्वेज वैल्यू मेंशन है, तो इसका मतलब है कि आपने कॉस्ट में से उसको यहाँ पे माइनस करना है। अगर तो मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि यू कैन अज्यूम दैट इट्स सैल्वेज वैल्यू इज 0।
अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो इसने हमें सिर्फ ये बताया कि जी 1,80,000 की उसने खरीदी है और 15 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, इसने हमें नहीं बताया। तो मैं इसे सिंपल ये कर सकती हूँ कि इसका मतलब है कि 1,80,000 को, मतलब है कि 1,80,000 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो 15 से, 15 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। जब डिवाइड किया तो हमें पता चला कि जी 12,000 उसका एक साल का खर्चा है। ये हमारी अजम्पशन के हिसाब से 12,000 एक साल में उसकी वैल्यू गिर जाती है। जितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं 12,000 उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो ये 12,000 क्यों, इसमें से मैंने कुछ और माइनस नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि वी आर सेफ टू जस्ट गो ऑन विद आवर कैलकुलेशन। तो 12,000 इसकी क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब पिछले कितने सालों में कितना डेप्रिसिएट हुआ है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इन्होंने हमें बताया होता, अगर आगे आप कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहां आप लोग फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो पहले ट्रायल बैलेंस दिया होता है, वहां पहले वाली अमाउंट भी मेंशन होती है और फिर बाद में आप जो है नई वाली अमाउंट को भी उसमें ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब फिलहाल के लिए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमें समझाने के लिए है। तो समझाने के लिए हम फिर अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि जी से और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब भी हम लोग अपने पास लिखते हैं, यहाँ फिलहाल के लिए इसे समझ लें कि हम इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से डालते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट, ऑफ गोल्फ कार्स। अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त जिस वक्त ये हमारा टॉपिक आएगा। अभी आप लोगों को मैं उससे परेशान नहीं कर रही हूँ। अभी फिलहाल सिर्फ ये याद रखें कि भाई जब भी डेप्रिसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, तो उसके साथ ही एक और अकाउंट भी आ जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और उसके आगे वो चीज का नाम लिखा होता है जिसको हम लोग, जिसकी वैल्यू में हम लोग कमी लेके आ रहे हैं। तो अब ये कमी कितनी हुई है, 1,00,000 नहीं 12,000 की। नीचे लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस incurred on golf carts। ठीक है। अब आ जाए जी पांचवे पे। पांचवे में ये कह रहा है a 12 month bank loan is in the amount of 45,000 had been obtained by the country club on November 1। 12 महीने का बैंक लोन लिया है, कितनी अमाउंट का, 45,000 का, और कौन सी तारीख को, 1 नवंबर को। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 8%। 8% उस पर एनुअल इंटरेस्ट है। The entire 45,000 plus all of the interest accrued over the 12-month life of the loan is due in full on October 31st of the upcoming year. The necessary adjusting entry was made on November 30 to record the first month of accrued interest expense. However, no adjustment have been made to record interest expense accrued in December। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसे भी रिकॉर्ड करना है। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जी 12 महीने का एक लोन इन लोगों ने लिया है कहीं से, बैंक लोन है, ठीक है। कितने का लिया है, 45,000 का लिया है। इस 45,000 पे बैंक ने उन्हें कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया है, 8% इंटरेस्ट। बैंक ने कहा है कि जी जब आपका साल पूरा हो जाएगा और जिस वक्त आपने लोन वापस करना है उसी वक्त उस लोन के ऊपर हमें 8% इंटरेस्ट भी आपने देना है। इंटरेस्ट याद रखें हैं कि हमेशा हमेशा एनुअली बताई जाती है। आप उसे क्या करते हैं, अपने सवाल के हिसाब से आप उसको जो है तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ठीक है। अब जरा देखें कि कैसे आप करेंगे। आपने क्या करना है, महीने के आखिर है, आपने जो है ना हर महीने के आखिर में उसको एडजस्टमेंट करनी है। ये हमें बता रहा है कि जी नवंबर के आखिर में उसने एडजस्टमेंट की है और नवंबर में जितना भी उसको इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा वो उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है ऑलरेडी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने
दिसंबर का अपने पास रिकॉर्ड करना है। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जरा देखते हैं। रिकॉर्ड करने से पहले एक दफा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब जरा कैलकुलेशन में देखें कि कितनी अमाउंट है, 45,000। पहले तो ये इसका फुल अमाउंट है। हम लोगों ने इसकी कितनी अमाउंट निकालनी है कि भाई 8% इसके ऊपर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 45,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.08, क्योंकि मैं परसेंटेज नहीं लिख रही, तो 8% डिवाइडेड बाय 100 0.08, ठीक है। इसका मतलब है कि जो टोटल अमाउंट इसके ऊपर ड्यू है वो कितनी है, 3600। 45,000 ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट देगा और 3600 इसकी क्या होगी जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट होगा। अब यही 3600 वो क्या करेगा, क्योंकि 12 महीने तक वो इसे इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि इस 3600 को वो 12 महीने के ऊपर डिवाइड कर देगा, ताकि एक साथ उसके अकाउंट में, एक साथ उसके रिकॉर्ड्स में सारे के सारे 3600 एक ही जगह अगर आ गए तो क्या होगा जी, उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उस डिसबैलेंसिंग से बचने के लिए वो कहता है, क्योंकि 12 महीने की वजह से मुझे 3600 रुपए देने पड़ रहे हैं ना, तो मैं इस 12 महीने में ही इस 3600 को क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जी 3600 को डिवाइड करो किससे, 12 से, तो इससे इंटरेस्ट एक्सपेंस पता चल जाएगा पर मंथ का। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का क्या है, 300। और यहाँ क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि नवंबर का इंटरेस्ट एक्सपेंस उसने लिखा हुआ है, हम लोगों का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का एक्सपेंस लिखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब बढ़ा तो डेबिट हुआ, और अभी तक हमने पे नहीं करना है, ये हमारी लायबिलिटी है जो पे होगी कब, 31 अक्टूबर अगले साल के। तो हम इसे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेबल का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर, जी 300 है अमाउंट डेबिट हुई, 300 अमाउंट है जो क्रेडिट हुई। यहाँ पे हम लिखेंगे कि टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंस incurred on the loan the month, ठीक हो गया। फिर आ जाए जी छठे पे, ये कह रहे हैं 1 year property insurance policy had been purchased on March 1। 1 मार्च को 1 साल का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने खरीदी है। जो पूरे साल का प्रीमियम था 7,800 का, वो उन लोगों ने एट द टाइम ऑफ परचेज अपने पास रिकॉर्ड किया, कैसे, एज एन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी पूरे 7,800 उन्होंने वहां पेमेंट भी कर दी और उससे एज ए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अपने पास रिकॉर्ड भी कर दिया। अब जरा देखें कि ये कौन सा वाला हिसाब है, ये वो है जो इन्होंने, हम कह रहे थे कि जी अपॉर्चमेंट करेंगे, जो चीज हम लोगों ने पहले से खरीदी है, अब हम लोग उसमें से क्या कर रहे हैं, उसका वो पोर्शन जो यूटिलाइज कर लिया है उसको अलग कर रहे हैं। इससे पहले वाली में भी हम यही कर रहे थे। ये एक्सपेंस था, ये अनरिकॉर्डेड था, सॉरी। और ये जो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, जिसे अब हम प्रीपेड एक्सपेंस यानी एसेट है हमारा, जिसे हम लोग एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा देखें कि यहाँ पर ये क्या है, 7800 था और कितने का कितने का पूरे साल का था, 7800 था। अगर ये 7800 को डिवाइड कर दें हम लोग 12 महीने पे, तो हमें पता चलेगा कि एक महीने का कितना उनका इंश्योरेंस है, 650। और हमें पता है क्यों मैंने इसको जो है मंथली पे किया, क्योंकि हमें पता है उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जी हर महीने हम लोग खुद एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले मार्च 1 से अभी तक की एडजस्टमेंट उन्होंने खुद की होगी, उससे हम लोगों को बॉदर होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम सिर्फ क्या है, सिर्फ दिसंबर की एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी 12 दिसंबर को हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है, और कहाँ से किसको क्रेडिट करेंगे इसके बदले में, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को। क्योंकि हम लोग कहा कि जिस वक्त उन्होंने खरीदा था उस वक्त इन्होंने इसे क्या किया था, एज ए लायबिलिटी
बल्कि एज एन एसेट शो किया था, और वो एसेट क्या था? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था। अब एसेट है, जब बढ़ा था डेबिट हुआ होगा, अब क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम इसे क्या लिखेंगे? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और किस अमाउंट से? 50 और 650। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? आप लोग सारे जिंदा हैं, होश में हैं, आवाज में हैं? यस मैम, अलाइव। गुड 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 गुड। इतना एकदम गायब नहीं हो जाया करे ना, इतना ज्यादा फिर मुझे परेशानी होने लगती है कि पता नहीं मैं अपने से बात तो नहीं कर रही हूँ, या दोबारा माइक तो बंद नहीं हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत हो गया। बस बेटा बहुत हो गया, बस सिर्फ ये 2 वो रह गई हैं, वो भी कंप्लीट करते हैं, बस ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है। सिर्फ 2 ठीक है मैम। ट्रांजेक्शंस रह गई है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है 7वें में क्या है? ये कह रहा है इन दिसंबर फ्लोरिडा फार्म्स कंट्री क्लब entered into an agreement to host the annual tournament of the Florida Seniors Golf Association. The country club expects to generate green fees of $4,500 from this event. अब यहाँ पर मुझे आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों से सवाल पूछना है कि ये कह रहा है कि दिसंबर में फ्लोरिडा पाम्स कंट्री क्लब ने एक एग्रीमेंट किया है एक एनुअल टूर्नामेंट करने का, और वो किससे किया है जी? फ्लोरिडा सीनियर्स गोल्फ एसोसिएशन से किया है, एग्रीमेंट किया है। अभी तक ये भी नहीं पता कि जी हम लोग इसको कब अपने पास ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी ये अगर इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया तो हमें $4,500 जो है डॉलर्स जो है वो हमें फी के तौर पर हमें मिल जाएंगे, ग्रीन फी से इसमें से मिल जाएगी। आप बताएं कि इस चीज को हमें अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैम एज अ पोस्ट पेमेंट करना चाहिए। पोस्ट पेमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए। यस मैम, पोस्ट पेमेंट एज एक अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए। और कोई? बकाया हजरात होश में आए। क्यों चाहते हैं कि मैं अभी एक एक का नाम लेके बोलूं? जी बिलाल साकिब भाई क्या कह रहे हैं आप? मैम शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ मतलब कंफर्म नहीं है। इनके सिर्फ उन्होंने ये एज्यूम किया कि मे बी इस तरह हो जाए, मतलब इतने अर्न करने। अच्छा जी सनाउल्लाह, आप क्या सोच रहे हैं बेटा? करना चाहिए नहीं? नहीं मैम, अभी तक तो कंफर्म नहीं है, इसको सिर्फ एज्यूम किया है। सिर्फ अज्यूम किया है। तो यही चीज है कि भाई इसने अभी तक एग्रीमेंट किया है कि हम लोग ये जो है ना ये वाला ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तक कोई कंफर्म नहीं है ना, इसने उसके पैसे दिए हैं। अगर पैसे दिए होते तब हम लोग उसको शायद वो जो है ना एडवांस पेमेंट वाला रिकॉर्ड कर लेते। कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे कि भाई इसकी कोई भी एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीमेंट है, और ये सिर्फ जो है ना स्पेकुलेशन पे है कि जी 4500 में इसे कमाऊंगा। इसके लिए हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आखिरी पे आ जाए, यहाँ पे ये कह रहा है unrecorded income tax expenses accrued in December amounts to 19,000. This amount will not be paid until January 15. ये क्या है? अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स एक्सपेंस। दिसंबर में जितना हमने कमाया उसके ऊपर जो है ना कुछ टैक्स भी लग रहा है, और वो टैक्स कितना है? 19,000 का है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ना इसको रिकॉर्ड किया है, ना हम लोगों ने इसको पे किया है। पे करने का उसने हमें बता दिया कि जी पे आप अभी परेशान नहीं हो, ये पेमेंट कब होगी? 15 जनवरी को होगी। लेकिन क्योंकि महीना खत्म हो रहा है तो हम लोगों को एटलीस्ट एक काम तो करना है, और वो काम क्या है कि हम इसे अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लिखेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस है, और $19,000 to record the tax payable for the earnings of। ठीक हो गया? यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म।
ये सारी की सारी एंट्रीज कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये एक ही तारीख में पास की गई हैं? इसका मतलब है कि ये आम जर्नल एंट्रीज नहीं है। मैम जी बेटा। ये पॉइंट 7 जो हमने कहा कि हम इसको एडजस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मतलब मैम हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट में वो चीज़ें इंक्लूड होगी अगर वो अनरिकॉर्डेड भी है, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो या मतलब पोस्ट पेमेंट हो, मतलब किसी दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी की तरफ से भी मतलब कोई एक्शन शो हो तब हम करेंगे। हाँ, एक्शन शो हो और जिसके बदले में कोई पेमेंट आई हो या कोई सर्विस यूटिलाइज हुई हो, ठीक है, वो यस मैम। सोच। यहाँ पे सिर्फ ये इनका क्या था, एग्रीमेंट था, तो एग्रीमेंट के लिए हमें जरूरत नहीं है। ओके मैम। तो यहाँ पर आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से कल है, कल थर्सडे यस है ना? मैम कल। हाँ, कल थर्सडे है, तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसमें से एक और क्वेश्चन इसका करेंगे, ताकि आज आप लोग इसको रात को देख लीजिएगा। अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ओके मैम, ठीक। मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग को। कल तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।